हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज से हम बायोलॉजी का एक स्पेशल क्लास लेकर आए हैं आप सबके बीच में। क्योंकि बायोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में। बहुत सारे कंपैरेटिव एग्जाम्स में अगर जीएस पूछा जाता है तो उसमें बायोलॉजी क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और अगर हम रेलवे की बात करें तो रेलवे में बायोलॉजी पिछले साल ग्रुप डी में काफ़ी अच्छा पूछा गया था। और बायोलॉजी जो है अपने आप में एक बेहतरीन सब्जेक्ट है। अगर आप लोगों ने बायोलॉजी की तैयारी अच्छे से नहीं की है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है कि आप मेरे साथ इस बायोलॉजी की अच्छी से तैयारी कर सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बायोलॉजी की क्लास जो हमारी होगी ये मैं आपको बता देता हूँ कि लगभग इसके 40 प्लस लेक्चर्स क्लासेस होंगे। ठीक है, और वीडियो जो होगी लगभग 30 या 35 या 40 मिनट की हो सकती है मैक्सिमम। और इसके अलावा जो आपका टेस्ट होगा मैं आपको बता दूं कि हमारा जो क्लास होगा वो मंडे टू सैटरडे चलेगा। ठीक है, और इसके अलावा संडे को मैं आपका टॉपिक वाइज टेस्ट लिया करूँगा। टॉपिक वाइज कहने का मतलब है जो भी मैं टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूँ बस उसमें से ही आपका टेस्ट होगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम अपने सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बायोलॉजी वर्ड है इसको जान लेते हैं कि ये बायोलॉजी वर्ड बना कैसे है। बायोलॉजी वर्ड दो शब्दों से बना है, एक तो बायोस और लोगोस। ठीक है, बायोलॉजी दो वर्ड से मिलकर बना है, बायोस और लोगोस से। बायोस का मतलब होता है ऑल लिविंग्स, हिंदी में कहेंगे सभी जीवधारी या सभी सजीव भी कह सकते हैं। और लोगोस का मतलब होता है टू स्टडी। स्टडी मतलब अध्ययन। तो इन दो वर्ड से बेसिकली मिलकर बायोलॉजी बना है, बायोस और लोगोस से। ठीक है, अगर हम बात करें कि बायोलॉजी ये वर्ड किसने दिया तो बायोलॉजी वर्ड लेमार्क ने दिया था। ठीक है, अगर हम बात करें बायोलॉजी शब्द किसने दिया था तो आप कह सकते हैं बायोलॉजी जो शब्द है वो दिया था लेमार्क ने। इसके साथ हम ट्रेविरेनस का भी नाम जोड़ते हैं क्योंकि बहुत सारे बुक्स में ट्रेविरेनस के बारे में भी चर्चा की गई है, तो इस वजह से मैंने इस ट्रेविरेनस का भी नाम ऐड कर दिया। ठीक है, तो बायोलॉजी शब्द दिया किसने था, लेमार्क और ट्रेविरेनस ने। नेक्स्ट जो बात आती है कि बायोलॉजी के जनक कौन है, हु इज़ द फादर ऑफ बायोलॉजी। तो बायोलॉजी के जनक हैं अरस्तु। इंग्लिश में इसे अरिस्टोटल कहते हैं, तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अरिस्टोटल भी। ठीक है, तो ये हो गया हमारे बायोलॉजी के जनक। अब जो नेक्स्ट बात आती है बायोलॉजी में कि बायोलॉजी को हम लोग कितने सेक्शन में बांट के पढ़ने वाले हैं। तो बायोलॉजी को हम लोग 3 सेक्शन में बांट के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वो सेक्शन कौन कौन से हैं ये आप देख लें। मैं उम्मीद करता हूँ कि सारी चीज़ आपने नोट कर ली होगी। और उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि बायोलॉजी का डेफिनेशन क्या हुआ। स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स इज कॉल्ड बायोलॉजी। बायोलॉजी का अपना एक डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, स्टडी ऑफ ऑल लिविंग्स, या हिंदी में इसको आप बोलेंगे सभी जीवधारियों के बारे में अध्ययन या सभी जीवधारियों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। ठीक है, बायोलॉजी क्या है, जीव विज्ञान क्या है, तो सभी जीवधारियों के बारे में हम इसमें अध्ययन करते हैं। अब ये जो हम लोग बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली हम 3 सेक्शन में बांट के पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो कौन कौन से सेक्शन है, जैसे कि आपका पहला सेक्शन आ जाएगा जूलॉजी का। जूलॉजी मतलब जंतु विज्ञान। ठीक है, इसका जो दूसरा सेक्शन होगा वो होगा बोटनी। बोटनी को हिंदी में बोलते हैं वनस्पति विज्ञान। राइट, और ये इसका जो तीसरा सेक्शन पढ़ेंगे हम लोग वो पढ़ेंगे माइक्रोबायोलॉजी, जिसको बोलते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सारी चीज़ों को आप नोट करते जाइएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। धीरे धीरे आपके जो नोट्स होते हैं ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आपके नोट्स जब तैयार हो जाएंगे तो आप उसको रिवीजन कर करके आप चीज़ों को याद रख सकते हैं। ठीक है, अब हम आते हैं जंतु विज्ञान पे। अगर हम बात करें जंतु विज्ञान की तो जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु को माना जाता है। अरस्तु बायोलॉजी के भी पिता हैं और जंतु विज्ञान के भी। अब इस जंतु विज्ञान में हम अध्ययन किस चीज़ का करते हैं, तो हम लोग अध्ययन करते हैं जंतुओं का। जंतु विज्ञान में हम लोग जंतुओं का अध्ययन करते हैं।
ठीक है, कहने का मतलब स्टडी ऑफ एनिमल्स, राइट। नेक्स्ट आता है वनस्पति विज्ञान। तो इसमें हम लोग किसका अध्ययन करते हैं? पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं। अब दूसरी बात ये आती है, यहाँ से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन हैं? तो वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। मैं आपको बता दूं, ये सवाल जो है वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है, ये सवाल पूछा जा चुका है 2017 का बिहार कांस्टेबल के एग्ज़ाम में, ठीक है। अब हम आते हैं सूक्ष्मजीव विज्ञान पर। ये जो सूक्ष्मजीव विज्ञान है, इनके जनक लिविनहॉक को माना गया है। लिविनहॉक को। अब लिविनहॉक ने क्या किया था कि इन्होंने जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, इस वजह से इनको सूक्ष्मजीव विज्ञान का पिता माना जाता है, ठीक है। जीवित कोशिकाओं की खोज की थी, लिविंग सेल्स आप बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक बात एक क्लियर है आप सबकी। अब हम आते हैं कि अरस्तु को क्यों कहा गया है जंतु विज्ञान के पिता। अरस्तु ने एक बुक लिखा था, उनके बुक का नाम था हिस्टोरिका एनिमलम। राइट, इसलिए इनको जंतु विज्ञान का पिता कहा गया। नेक्स्ट हमारे थे थियोफ्रेस्टस, इनका भी एक बुक था, इनके बुक का नाम था हिस्टोरिका एनिमलम, हिस्टोरिका प्लांटरम। चलिए, यहाँ तक चीज़ें मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें यहाँ तक क्लियर होगी। हम लोग जो बायोलॉजी पढ़ने वाले हैं, बायोलॉजी जो हम पढ़ते हैं वो बेसिकली 3 सेक्शन में बांट के पढ़ते हैं। एक तो सेक्शन आ जाता है जूलॉजी का, एक बॉटनी का और एक माइक्रोबायोलॉजी का। और जो मैं बायोलॉजी आपको पढ़ाऊंगा वो जूलॉजी से स्टार्ट करूँगा, ठीक है। तो हम लोग जूलॉजी का सारा सिलेबस जान लेते हैं कि हम लोग इसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं। अब यहाँ तक चीज़ों को नोट कर लें। चलिए, अब हम लोग जूलॉजी का जो सिलेबस है वो जान लेते हैं, ताकि आपको एक टॉपिक वाइज आपको चीज़ें दिमाग में आ जाए कि हम लोग कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जूलॉजी। देखिए, जूलॉजी में सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी। ह्यूमन फिजियोलॉजी, हिंदी में कहते हैं इसे मानव आकार की। ठीक है। अब ये ह्यूमन फिजियोलॉजी यानी मानव आकार की में सिर्फ और सिर्फ हम लोग ह्यूमंस के बारे में ही पढ़ते हैं, ठीक है। ह्यूमंस की सारी क्रियाओं को जानते हैं। इसका देखिए सिलेबस क्या है। सबसे पहले हम लोग इसमें पढ़ते हैं पाचन तंत्र। सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे पाचन तंत्र, यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम। सेकेंड हम पढ़ने वाले हैं इसमें पोषण, ठीक है। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूट्रिशन। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रक्त परिसंचरण तंत्र। आप चीज़ों को नोट डाउन करते रहें। ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके बाद जो हमारा चैप्टर आएगा वो आएगा कंकाल तंत्र, स्केलेटल सिस्टम। पांचवा आएगा हमारा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर आएगा वो आ जाएगा किडनी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वृक्क। उसके बाद हमारा चैप्टर होगा ग्रंथि। ग्रंथि के बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये 7 चैप्टर है। इसके अलावा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, जो हमारा 8वां चैप्टर होगा वो होगा प्रजनन तंत्र। उसके बाद मानव रोग।
तो ये हमारा जो सिलेबस है ये ह्यूमन फिजियोलॉजी का है, यानी कि मानव आकारिकी का है। इसमें सिर्फ हम लोग ह्यूमन से रिलेटेड ही सारी चीज़ें पढ़ते हैं, ठीक है। और एक चैप्टर इसमें बच रहा है श्वसन, जिसे बोलते हैं रिस्पायरेशन, तो श्वसन चैप्टर भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो ये सारा जो चैप्टर है आपका 1 बाय 1 हम लोग सारी चीज़ों को अच्छे से कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ से काफ़ी सवाल बनते हैं, तो आप बेहतर तरीके से इन सारी चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। देखिए पाचन तंत्र, यानी कि पाचन तंत्र में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि हमारा डाइजेस्टिव प्रोसेस क्या है, डाइजेशन का प्रोसेस क्या है, ठीक है। जैसे हम लोग स्टमक के बारे में पढ़ेंगे, बकल कैविटी के बारे में जानेंगे, टीथ के बारे में जानेंगे। इसके अलावा हम लोग अग्नाशय यानी पेनक्रियाज के बारे में जानेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, इन सब के बारे में हम लोग जानेंगे किसमें, पाचन वाले चैप्टर में, यानी पाचन तंत्र वाले चैप्टर में। अब हम लोग पोषण में क्या जानने वाले हैं, पोषण में हम लोग स्पेशली जानने वाले हैं काप्स के बारे में, BMI टेस्ट के बारे में, ठीक है। इसके अलावा हम लोग अपने बॉडी का फैट कैसे चेक करते हैं वो जानेंगे, ठीक है। इसमें हम लोग फैट के बारे में पढ़ेंगे, फैट्स, प्रोटीन्स, कार्ब, ठीक है। इसके अलावा विटामिन्स, तो इतनी सारी चीज़ें हम लोग पोषण में कवर करने वाले हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र पढ़ेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कंकाल तंत्र, जिसमें हम लोग अपने मांसपेशियों के बारे में जानेंगे, हड्डियों के बारे में जानेंगे। हम लोग ये जानेंगे कि हमारी जो हाथ है इसमें कुल कितनी हड्डियां हैं, और हमारी बॉडी पार्ट्स के अलग अलग जो हड्डियों के पार्ट्स हैं वो कहाँ कहाँ हैं, किस प्रकार हैं, और कितने जॉइंट्स होते हैं, ये सब हम लोग कंकाल तंत्र में जानेंगे। तो ये सारी चीज़ें हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो आज जो मैं बेसिकली स्टार्ट करने जा रहा हूँ वो आपका पहला चैप्टर होगा डाइजेस्टिव सिस्टम का, यानी पाचन तंत्र का। तो चलिए इस चैप्टर को शुरू करते हैं। सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से आप बस लिखते जाइए, और ये सारी चीज़ें आप रिवाइज करते रहें ताकि चीज़ें आपको याद रहें। ये आगे चलकर आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगी, और बिल्कुल मैं इतनी अच्छी से आपकी तैयारी करा दूंगा बायोलॉजी की कि आपका एक भी क्वेश्चन ना बचे, मैं कोशिश करूँगा। और इसके अलावा आप खुद भी एफर्ट करके अच्छे मार्क्स इसमें ला सकते हैं। चलिए, तो पहला जो हमारा चैप्टर है वो है पाचन तंत्र। डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि ये सिस्टम क्या होता है। यहाँ पर जो तंत्र दिया हुआ सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। तो आप सब जानते हैं कि लाइफ की सबसे बेसिक यूनिट क्या होती है, वो सेल होती है। बहुत सारी सेल से क्या बनती है, टिश्यू बनती है। बहुत सारे टिश्यू से क्या बनती है, तो अब बहुत सारे टिश्यू से ऑर्गन्स बनते हैं। जब बहुत सारी टिश्यू मिलती है तो उससे क्या बनती है, ऑर्गन। और ऑर्गन से क्या बनता है, तो ऑर्गन से एक पूरा सिस्टम बनता है। यानी कि जहाँ पर अगर मैं सिस्टम का जिक्र करूँ तो आप समझ जाइएगा कि यहाँ पर बहुत सारे ऑर्गन पार्टिसिपेट करने वाले हैं, ठीक है। तो सिंपली आप समझ सकते हैं कोशिका के समूह से बनता है उत्तक, उत्तकों के समूह से बनता है अंग, और अंग के समूह से क्या बनता है, तंत्र बनता है, ठीक है। सिंपल बात थी, सिस्टम। और ये जो डाइजेस्टिव वाला भाग है ये डाइजेशन से बना है। डाइजेशन कहने का मतलब ये पाचन से बना है। अब चलिए हम समझते हैं ये पाचन होता क्या है। एग्जाम्पल के तौर पर आप ये मान लीजिए, मानिए आप एक रोटी का टुकड़ा खाते हैं, रोटी का एक आप टुकड़ा खाते हैं। पहली बात तो किसी भी फूड में, जो भी हम फूड खाते हैं वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। यानी कि उसके अंदर हो सकता है प्रोटीन कार्बन हर चीज़ मिक्स होता है, विटामिन मिक्स होता है। तो इस वजह से हम लोग इसे बोलते हैं कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये जो ब्रेड है, ठीक है, पहली बात तो ये है आपका कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर में। यानी कि जटिल संरचना में। क्या ये डायरेक्ट पानी में घुलनशील हो सकता है, तो नहीं, ये जल में अघुलनशील है। ठीक है, जल में अघुलनशील है। अगर अब मैं आपसे पूछूं क्या हमारा बॉडी इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व कर पाएगा, तो हमारी बॉडी जो है इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर पाएगी, नॉट एब्जॉर्ब बाय बॉडी। यानी कि शरीर के द्वारा इसका अवशोषण होगा या नहीं होगा, तो शरीर के द्वारा इसका अवशोषण नहीं होगा। अब अगर किसी फूड का शरीर के द्वारा अवशोषण नहीं होगा तो क्या हमें एनर्जी मिल पाएगी, हमें एनर्जी इससे तब
बिल्कुल भी नहीं मिल पाएगी। अब एनर्जी ही नहीं मिल पाएगी तो हम लोग अपना वर्क कैसे करेंगे, काम कैसे करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए डाइजेशन में क्या होता है, डाइजेशन में जो ये फूड हो, जो भी फूड हम लोग लेते हैं इसमें बेसिकली क्या होता है, इसका ब्रेकडाउन होता है। ब्रेकडाउन कहने का मतलब है इसको बहुत ही छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है, आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है। अब बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है। अब हुआ ये कि इसको जो है जटिल संरचना से तोड़कर चेंज कर कर कन्वर्ट कर कर चेंज कर दिया गया सिंपल स्ट्रक्चर में। कहने का मतलब है सरल संरचना में इसे चेंज कर दिया गया, ठीक है। तो क्या अब ये जल में घुलनशील होगी? बिल्कुल होगी, क्योंकि इसका जो टुकड़ा था फूड का वो काफ़ी छोटा छोटा हो चुका है, उसका ब्रेकडाउन किया है। डाइजेशन में होता यही है कि हमारे फूड को ब्रेकडाउन किया जाता है, इसको चेंज किया जाता है सिंपल स्ट्रक्चर में, और साथ ही में ये क्या हो जाता है, जल में घुलनशील यानी वाटर सोल्यूबल हो जाता है, जल में घुलनशील वाटर सोल्यूबल, ठीक है। बहुत ही सिंपल चीज़ थी। तो डाइजेशन में होता क्या, अभी अगर इसका ब्रेकडाउन हो गया सिंपल स्ट्रक्चर में, साथ में ये जल में घुलनशील भी है, तो अब इसे क्या हमारी बॉडी एब्जॉर्ब करेगी? बिल्कुल एब्जॉर्ब करेगी, हमारी बॉडी इसे एब्जॉर्ब करेगी यानी इसका अवशोषण करेगी। अब होता ही है बॉडी एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद क्या होता है, हमें मिलती है एनर्जी। बहुत सिंपल चीज़ था डाइजेशन को समझना। डाइजेशन होता क्या है आप ये समझिए, अगर हम कोई ब्रेड लेते हैं या कुछ भी खाते हैं वो अपने आप में एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होने के साथ साथ वो जल में अघुलनशील होगा अगर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो, ठीक है। डाइजेशन में होता ये है जो भी हम फूड लेते हैं उसका तो सबसे पहले होगा ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन होने के बाद क्या होता है कि कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है सिंपल स्ट्रक्चर में। अगर ये सिंपल स्ट्रक्चर में चेंज हो गया तो ये जल में घुलनशील भी हो जाता है, ठीक है। तो सिंपली आप इसका डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, राइट। पहले तो आप यहाँ तक की चीज़ों को अच्छे से नोट करें, इसके बाद मैं इसका डेफिनेशन आपको लिखाता हूँ, ठीक है। चलिए अब मैं डाइजेशन का एक प्रॉपर डेफिनेशन आपको लिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद रहे। Digestion is a process in which complex structure and insoluble water food converted into simple structure and soluble water फूड, ठीक है। हिंदी में भी आप लिख सकते हैं इसको, पाचन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जटिल संरचना तथा जल में अघुलनशील भोजन को सरल संरचना तथा जल में घुलनशील भोजन में बदला जाता है, ठीक है। तो ये सिंपल डेफिनेशन था डाइजेशन का। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको डाइजेशन बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा।
ठीक है। चलिए, अब जो ये डाइजेशन है, ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, पाचन तंत्र है, इनके ऑर्गन्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ठीक है। इसको 2 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा जाता है। एक तो इसका पार्ट हो जाता है आहारनाल, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं एलिमेंट्री कैनाल। एक इसका पार्ट हो जाता है आहारनाल, जिसको बोला जाता है एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। और एक हो जाता है डाइजेस्टिव ग्लैंड्स। कहने का मतलब पाचन ग्रंथि। अब ये जो ग्रंथि होता है, ग्लैंड्स होता है, ये हमेशा कुछ ना कुछ सिक्रेशन करता है। या तो ये हार्मोन का सिक्रेशन करता है, या फिर ग्रंथि से हमें हार्मोन का सिक्रेशन होता है, या फिर किसी न किसी रस का या किसी न किसी जूस का सिक्रेशन होता है, ठीक है। तो ग्रंथि के बारे में जब हम डिटेल में जानेंगे तब हम इनकी सारी बातों को जानेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताता हूँ ग्रंथि के बारे में। ग्रंथि जो होती है वो 2 तरह की होती है, एक तो बाह्य स्रावी होती है, एक अंतःस्रावी होती है, ठीक है। इससे या तो एंजाइम निकल रहा होता है, या फिर ग्रंथि से एंजाइम निकल रहा होता है, या फिर मैंने अभी आपको क्या बताया, आपको एंजाइम के अलावा और एक चीज़ होता है जो निकल रहा होता है, जिसे हार्मोन, ठीक है। एंजाइम निकल रहा होता है और हार्मोन निकल रहा होता है। ग्रंथि से या तो एंजाइम निकलता है या तो हार्मोन। एंजाइम जो होता है वो अंतःस्रावी ग्रंथि से निकलता है और हार्मोन बाह्य स्रावी ग्रंथि से। अब ये जो एंजाइम बेसिकली होता है, एंजाइम हेल्प करता है हमें डाइजेशन में, ठीक है। एंजाइम हमें पाचन में हेल्प करता है और हार्मोन हमें विकसित होने में हेल्प करता है। बस थोड़ा सा आपको जानना था यहाँ पर ग्रंथि के बारे में। तो हमने पाचन ग्रंथि के बारे में बात की है, तो इस ग्रंथि का मतलब है कि कुछ ना कुछ सिक्रेशन होना, कुछ ना कुछ चीज़ का श्रावण होना, ठीक है। अभी हमें सिर्फ मतलब है एंजाइम से, अभी हम हार्मोन के बारे में नहीं जानने वाले हैं। पाचन तंत्र में सिर्फ आपको एंजाइम के बारे में पढ़ना है, ठीक है। यहाँ तक आपको चीज़ें समझ में आ गई। अब मैंने इस पाचन तंत्र के ऑर्गन को 2 पार्ट में डिवाइड किया है, एक तो आहारनाल में और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। अब देखिए, इस आहारनाल में क्या क्या आता है। सबसे पहले आहारनाल का जो पार्ट है वो है आपका मुख गुहा, मतलब बक्कल कैविटी। इसमें हम लोग टीथ के बारे में पढ़ेंगे, टंग के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये मुख गुहा हो गया। इसके अलावा हम लोग लार ग्रंथि हम लोग पढ़ेंगे पाचन ग्रंथि में, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं इसमें ग्रास नली के बारे में, एसोफेगस, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे अमाशय के बारे में, यानी कि स्टमक। 4th नंबर पे हम इसमें पढ़ने वाले हैं आंत के बारे में, छोटी आंत और बड़ी आंत दोनों के बारे में पढ़ेंगे, राइट, इंटेस्टाइन। अभी ये जो जितने भी ऑर्गन्स मैंने अभी लिखे हैं ये सब डायरेक्ट वर्क करती है, ठीक है। इसमें से कुछ भी सिक्रेशन नहीं होता है, सिक्रेशन सिर्फ ग्रंथि से होता है। ग्रंथि में हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले लार ग्रंथि, ठीक है, सलेवरी ग्लैंड। सेकेंड, लार ग्रंथि के बाद हम लोग इसमें पढ़ेंगे यकृत के बारे में, मतलब लीवर के बारे में, ठीक है। और जो थर्ड होगा इसमें वो होगा अग्नाशय, यानी पेनक्रियास। अग्नाशय यानी पेनक्रियास। अब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब मैं आपको इसका एक अच्छा सा फिगर बना के दिखाता हूँ कि हम लोग कहाँ कहाँ किस प्रकार से ऑर्गन्स हमारे होते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर जो होता है इसे हम लोग कहते हैं वक्कल कैविटी, यानी मुख गुहा। जब आप यहाँ से नीचे आओगे, जैसे कि मैं यहाँ आगे खड़ा हूँ, तो ये जो मेरा आगे का पाइप होता है यहाँ पर, ये विंड पाइप होता है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। इसके पीछे होता है एसोफेगस, जिसे हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं।
एसोफेगस। अब यहाँ पर एक संरचना होती है, ठीक है, जिसे हम लोग एपिग्लोटिस कहते हैं। एपिग्लोटिस क्या करती है, जब हम लोग खाना खा रहे होते हैं तो हमारे विंड पाइप को वो बंद करके रखती है ताकि उसमें खाना ना चला जाए, ठीक है। तो यहाँ पर एपिग्लोटिस नाम की एक संरचना होती है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, ये है हमारा स्टमक। ये लगभग 25 सेंटीमीटर का होता है, ये भी आप ध्यान में रखिएगा। एसोफेगस जो होता है, जो कि ग्रास नली होता है, वो 25 सेंटीमीटर का। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये हमारा होता है आंत, ठीक है। और आप यहाँ जो देख रहे हो ये आपकी छोटी आंत है, जो कि यहाँ पर आके मिलता है, ठीक है। अब ये वाला जो पार्ट है इसको हम लोग बोलते हैं ग्रसनी या ड्यूडेनम, जो कि एक जंक्शन का काम कर रहा होता है। बेसिकली यहाँ पर जो है हमारा, यहाँ पर हमारा होता है पेनक्रियाज, ठीक है। ये है हमारा अग्नाशय या पेनक्रियाज, राइट। और यहाँ पर होता है यकृत, ऐसी संरचना होती है यकृत की, और ये जाके यहाँ पे मिल रहा होता है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ये जो गृहिणी वाला पार्ट है ये जंक्शन का कार्य कर रहा है। तो आपसे सवाल पूछ सकता है कि बताइए हमारे बॉडी पार्ट में जंक्शन का कार्य कौन करता है, तो आप कह सकते हैं गृहिणी, क्योंकि ये तो एक लीवर को जोड़ रहा है, यहाँ पर पेनक्रियाज को जोड़ रहा है, उसके साथ ही स्टमक को जोड़ रहा है, ठीक है। इन सबको जोड़ रहा है किसमें, छोटी आंत में। तो इस तरह की चीज़ों को आपको बिल्कुल याद रखना है। ये जो यकृत का संरचना ये यहाँ पर आके मिल जाता है अग्नाशय में। सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों आज की क्लास में जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सारी चीज़ें काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट में ज़रूर करें। अब नेक्स्ट जो हमारा क्लास होगा उस क्लास में हम लोग मुख्य गुहा के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू सो मच। अब बिल्कुल बताएं कि आपको क्लास कैसा लगा। ऑल द बेस्ट।